विधानसभा चुनाव के नतीजे आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। जोरामथांगा और लाल दुहमा दोनों को जीत का भरोसा। तीन राज्यों की हैट्रिक निधि, 2024 की हैट्रिक की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विधानसभा चुनावों में सबका साथ सबका विकास की भावना जीती। आज से 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में होंगी 15 बैठकें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में होगी पेश। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। चक्रवात मिचोंग की आज दोपहर बाद दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के करीब पहुंचने की आशंका। तमिलनाडु के कुछ जिलों में सार्वजनिक अवकाश, पुडुचेरी में भी अलर्ट। भारत ने आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से दी मात। 4-1 से सीरीज पर कब्जा। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकारें आ रही हैं, लेकिन इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथांगा अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर पूर्व आईपीएस लाल दुहोमा के अगुवाई में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट को नया राजनीतिक समीकरण बनते हुए हम देख पाएंगे। आज सुबह नतीजों से पहले मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने आइजोल में जरकावत प्रेस्बिटेरियन चर्च में प्रार्थना की है। तो मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए सत्तारूढ़ एमएनएफ, जेडपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला जो है उसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मुख्य मुकाबला एमएनएफ और जेडपीएम के बीच है। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। मिजोरम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जोरामथंगा की पार्टी एमएनएफ ने मिजो राष्ट्रवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया ताकि वो म्यांमार और मणिपुर के चिनकुकी जोमी शरणार्थियों के मसले पर मिजो लोगों की भावनाओं का लाभ ले सकें। हालांकि मिजोरम में तेजी से उभरी क्षेत्रीय पार्टी जेडपीएम के अलावा कांग्रेस, बीजेपी और नागरिक संगठन भी शरणार्थियों के मसले को बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं मानते। जेडपीएम और कांग्रेस ने एमएनएफ सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और इसे चुनाव में जनभावनाओं का फायदा उठाने का प्रयास बताया। वहीं बीजेपी ने मिजोरम के साथ साथ पूर्वोत्तर के विकास को पहली प्राथमिकता के तौर पर जनता के सामने रखा। प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी, लेकिन मिजोरम की नब्ज समझने वाले मानते हैं कि इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला एमएनएफ और जेडपीएम के बीच ही है। The people paid attention is mainly Indian National Congress, ZPM, then MNF. It is more or less triangular fight, but the main fight that it is neck to neck between ZPM and MNF, as it is very clear. मिजोरम विधानसभा चुनाव में इस बार 80.66% मतदान हुआ, जो पिछली बार के 80.03% से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि इसका क्या असर नतीजों पर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मिजोरम की जनता कभी भी खंडित जनादेश नहीं देती और इस बार भी स्पष्ट जनादेश की ही उम्मीद की जा रही है। In Mizoram, usually people prefer single party government, and this time also, I don't believe that there may be hung assembly. It may be either of the two who are neck to neck fighting, but
one may get the simple majority to form government. शुरुआत से ही मिजोरम की राजनीति पर कांग्रेस और एमएनएफ का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मिजोरम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जोरम पीपुल्स मूवमेंट के रूप में प्रदेश के लोगों को नया विकल्प मिलेगा या एमएनएफ ही सत्ता में बनी रहेगी। आइजोल से बिक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह ने मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास से बात कर वहां के वोटों की जो गिनती की प्रक्रिया है उसकी तैयारी के बारे में जाना। आइए सुनते हैं। मिजोरम में सोमवार को वोटों की गिनती होनी है। चुनाव आयोग की इसके लिए क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज मतगणना होनी थी, यानी 3 तारीख को होनी थी, उसको 4 तारीख को कर दिया गया। सर, मुख्य वजह क्या है सर? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा शेड्यूल अनाउंस हुआ था उसमें अलग अलग तिथि पे अलग अलग राज्यों की पोलिंग होनी थी। तो जैसे मिज़ोरम की पोलिंग 7 नवंबर को हुई थी, लेकिन 5 राज्यों का जो चुनाव की गिनती थी वो 3 दिसंबर को यानी आज होनी थी। लेकिन मिज़ोरम में जो रविवार का दिन है उसमें तमाम जो यहाँ के निवासी हैं उनको चर्च की ड्यूटीज़ करनी होती हैं। तो चर्च सर्विस के चलते यहाँ की सारी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम सब ने यूनानिमसली इलेक्शन कमीशन को पिटीशन भेजा था कि संडे को चूँकि सारे लोग चर्च सर्विस में इन्वॉल्व रहेंगे तो इसलिए हमारी गिनती की तिथि चेंज कर दी जाए। तो इसलिए 3 दिसंबर की बजाय अब 4 दिसंबर को मिज़ोरम की गिनती होगी। जो विधानसभा है उसकी 40 सीटें हैं, 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं। तो 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए हर असेंबली के लिए हमने एक काउंटिंग हॉल बनाया है और हर काउंटिंग हॉल की जो गिनती होगी एक काउंटिंग ऑब्जर्वर के देख रेख में होगी। तो ये जो 40 काउंटिंग हॉल्स हैं 13 लोकेशंस पे हैं। तो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक काउंटिंग लोकेशन पे काउंटिंग हॉल्स हैं। आइजोल जो है, जो कि कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज़्यादा 12 विधानसभा हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 3 लोकेशंस पे काउंटिंग हॉल्स बनाए हैं। तो इसीलिए टोटल 13 काउंटिंग लोकेशंस हैं। ये थे मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया जो है मिजोरम में हुई है और शांति प्रिय किस प्रकार से चुनाव रहा है और किस प्रकार से तमाम एजेंसियों का इसमें रोल रहा है। बिक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, आइजोल। और अब बात करते हैं अन्य राज्यों की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री को जाता है। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में जनसभाएं और रोड शो के जरिए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही कमाल है कि तमाम सर्वेक्षण और रुझान गलत साबित हुए और भाजपा आज के समय में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जश्न मनाया। दिल्ली स्थित भाजपा का मुख्य कार्यालय जो था उसमें प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, ये जीत सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में चुनावी जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। बात अगर अब छत्तीसगढ़ की करें तो वहां निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन में राज्यपाल को से मिलने के बाद उन्होंने चुनाव में अपने कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफा दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में लोगों के जनादेश को स्वीकार किया है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाने का आश्वासन देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस राज्य में हार के कारणों की बारीकी से समीक्षा करेगी।
अब रुक करते हैं कुछ चुनाव से इतर खबरों का। बात संसद की शीतकालीन सत्र की, जो आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाना है। सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को आज चर्चा के बाद पारित किया जाना है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधायी कामकाज के अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में आज पेश होगी। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 के चर्चा के बाद पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में रखी जाएगी। वैसे इस सत्र को काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। इस सत्र में वह कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र जरूर किया जाता है और आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वह राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसेना के इतिहास पर भी एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल्स बनाए गए, जिस पर विशेषज्ञों जो हैं खासतौर पर किरण डमडेरे और विक्रम सिंह मोहिते से खास बात की है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए सुनते हैं। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी की जो समृद्ध विरासत है उसको फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है इन मॉडल्स के जरिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर जो ब्रिटिश जहाज, पोर्टुगीज जहाज, चोल जो समय के जहाज बनाए जाते थे और पूरी मॉडलिंग की गई है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी हिस्ट्री को क्रिएट करने में मदद की है। किरण साहब, बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा मॉडल्स के पीछे की कहानी बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ब्रिटिश, पोर्तुगीज और मुगलों का जो व्यापार चल रहा था, खास करके सॉल्ट का या दूसरे चीज़ों का, तो उसके ऊपर पोर्तुगीज लोगों का हक था। तो शिवाजी महाराज ने उस सब को निकाल के खुद का आधिपत्य वहाँ पे ये किया और उनको टोल के रूप में उसका इनकम मिल रहा था। तो ये खूबसूरत ये जो जहाज है वो आपने खुद बनाया है? हाँ जी हाँ। किस मटेरियल से बनाते हैं आप? ये वुडन से, यूरोपियन वाइट बीच करके लकड़ा था, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और ये पूरा स्पेसिफिकेशन आपको देता कौन है और एग्जैक्टली वही शिप है जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे? जी हाँ, क्योंकि उनके जो कारागिर थे बनाने वाले, वो शुरू के काल में पोर्तुगीज थे। तो जब शिप बनाने की शुरुआत की तो पोर्तुगीज़ों का उसमें टच आता है, तो वो देख के मैं पोर्तुगीज़ और मराठा वो मैच करके बनाया है। चलिए, अब तो केवल मॉडल बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि भारत में शिप बिल्डिंग अब एक नए एक तरह से ट्रेड या आर्ट की तरफ उभर रही है और उस पर भी बड़ा फोकस है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा फोकस जा रहा है। विक्रम जी, जो कि हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, ये थोड़ा सिग्निफिकेंस बताइए, नेवी डे के दिन इस पूरे हिस्ट्री को रिक्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा इससे आज की जनता? आज की जनता को ये फ़ायदा होगा कि हमारी हिस्ट्री का पूरा नॉलेज और जानकारी उनकी तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जय सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ साथ उन्होंने असल में क्या किया और उनका तजुर्बा क्या था, उन्होंने कैसे नेवल स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी और हमारा देश को बचाने की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, उसका ये जीता जागता नमूना है। और इससे ये सैंपल है, उससे हमको पता चलता है कि उन्होंने कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से और कितना उन्होंने जो पैसा कमाया वो सारा अपने भारत देश के संरक्षण में डाला और हमारे देश की रक्षा की। तो इससे हमको आगे जाके ये देखना चाहिए कि हम हमारे देश की सुरक्षा कैसे करें, हमारा आत्मनिर्भरता कैसे बने। तीसरा, हम खुद के बलबूते पे हम हमारा सारा कारोबार
डिफेंस का कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास 350 साल पहले ही हमको दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नेवी डे के अवसर पर शामिल हुए थे, उन्होंने नौसेना का ध्वज परिवर्तित किया था जिसमें शिवाजी की मोहर लगी हुई थी, और उसने पहले जो जॉर्ज रेड क्रॉस है उसको हटा दिया गया था। तो एक तरह से फिर से जो औपनिवेशिक मनस्थिति है उसको रिप्लेस करने का जो कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, वो भी इस समारोह का एक बड़ा फोकस है। कैमरामैन सुमित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, महाराष्ट्र। और आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास, मानवीय आपदा राहत आदि के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम को पेश करती हुई ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना के योगदान के लिए आभार जताने और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर प्रतिष्ठित सिंधु दुर्ग किले में जहाजों और विमानों द्वारा नौसेना संचालन के एक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए ऑपरेशनल प्रदर्शन के माध्यम से अपनी परिचालन कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के राजकोट किले में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शन नो वरुणः, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। विश्व रैंकिंग में भारतीय नौसेना चौथे स्थान पर आती है। नौसेना के पास जहाजों की कुल संख्या 295 है। इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्राइगेट्स, 11 विध्वंसक पोत, 22 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन्स, 139 निगरानी जहाज और 1 माइन वारफेयर हैं। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय नौसेना की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने में भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू किया और 18 दिसंबर 1961 को दोपहर करीब 2:30 बजे इस द्वीप में तिरंगा लहराया और ऑपरेशन चटनी सफल रहा। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान की ओर से आक्रमण किया गया, जिसका भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन पवन अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया, जो एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन का मकसद जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से मुक्त कराना था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को बचाया था। ऑपरेशन तलवार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी समुद्री चैनलों पर नियंत्रण रखना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने कराची की ओर जाने वाले सभी समुद्री रास्तों को घेर लिया था। इस घेराव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई थी। भारतीय नौसेना न सिर्फ समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि आपदा राहत कार्य में भी भारतीय नौसेना का जवाब नहीं है। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने इसी साल 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच इस अभियान के तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की मदद से कुल 3000 से अधिक भारतीयों को सूडान से निकाला गया। और इसी क्रम में अगले साल 2024 में 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया की सेनाएं शामिल होंगी। ये अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होगा। भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं। ये गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज दोपहर तक इस चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से टकराने की संभावना है। इस तूफान के 5 दिसंबर को नेल्लूर और मछलीपत्तनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की भी संभावना है। तूफान के प्रभाव से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आज हल्की से मध्यम और कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम में आज और मंगलवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश सरकार तूफान से फसलों के नुकसान को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपेट, तिरुवल्लुवर जिलों में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के कुडालूर, कलाकुरिची और तिरुपतुर जिलों में कुछ स्थानों और पुडुचेरी में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया। तमिलनाडु सरकार ने आज चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम, चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बात इजराइल की, जहां गाजा में हवाई हमलों में शाटी बटालियन के हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कमांडर हैतम खुवाजारी ने आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में छापे मारने का निर्देश दिया था। हगारी ने कहा कि खुवाजारी ने पिछले महीने गाजा के शाती क्षेत्र में भी लड़ाई की अगुवाई की थी। बात क्रिकेट की, टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। चौथे मैच में टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली थी और 5वें मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली युवा टीम ने शानदार फिनिशिंग टच लगाया। बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और श्रेयस अय्यर ने 55 रनों की पारी के दम पर 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन डुआर्शुइस और जेसन बेहरनडॉर्फ ने 2-2 विकेट लिए। उसके बाद एक बार फिर तेज शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार विकेट गंवाती रही। 8 विकेट खोकर 154 रन बना पाई। इसके लिए बेन मैकडर्मा ने 54 रन बनाए, जबकि टीम इंडिया के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट अपने नाम किए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश जनादेश 2023। दीजिए इजाजत।